नमस्कार दोस्तों। मैं आज इस वीडियो के द्वारा आप सबके साथ एक अलग चीज शेयर करने जा रहा हूं। बेसिकली तो अगर कहेंगे इसका मेन टॉपिक जो है वो चाणक्य या चाणक्य जैसी करेक्टरिस्टिक वाले बंदे का चार्ट स्टडी करना है। लेकिन क्योंकि मेरे पास अपने खुद के रिसोर्सिस से कह लीजिए या जितना मैंने उसको चार्ट को ढूंढने की कोशिश की मुझे नहीं मिला। फिर मैंने जितना पढ़ा या जो लिटरेचर को सर्वे किया वहां से एक उनकी करेक्टरिस्टिक के हिसाब से चार्ट बनाने की कोशिश की। और आज के डेट में एक कोई ऐसा प्रोमिनेंट बंदा जो बिल्कुल उन्हीं की तरह सोच सकता है या उनकी तरह काम कर सकता है उसके चार्ट को मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, बेसिकली अगर आप कहें कि चाणक्य नीति, देखिए चाणक्य नीति का अगर योग देखना है तो चाणक्य नीति का योग देखने के लिए वैसे चाणक्य योग भी होता है, लेकिन अगर विशेष रूप से देखा जाए जो बुध ग्रह है यानी मरकरी जो है वो इंटेलिजेंस का कारक है, बुद्धि का कारक है। और जो गुरु है वो आपका नॉलेज या विजडम यानी ज्ञान का कारक है। शुक्र जो है वो एंटरटेनमेंट यानी जो आपको अपने ज्ञान के द्वारा आपको खुश कर सकता है या आपको आपका दिल जीत सकता है। और शुक्र जो है वो साथ में फाइन आर्ट्स या आप कह सकते हैं फाइन आर्ट्स से संबंधित चीजों का भी कारक है। और जो केतु जो है वो केतु जो हिडन नॉलेज होती है या जो रिसर्च वाली होती है जो गहन विद्या है उसके लिए केतु प्रोमिनेंट है। तो अगर आज मैं दो चार्ट लूंगा तो उन चार्ट्स के अंदर ये चार ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और केतु का प्रोमिनेंट रोल मैं आपको दिखाऊंगा। अब दूसरी बात जो मैं यहाँ आपसे कहने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले सोचा था कि मैं सिर्फ चाणक्य आचार्य चाणक्य नीति के ऊपर और आचार्य चाणक्य जी की नीति के ऊपर और वैदिक ज्योतिष के ऊपर बनाऊंगा। लेकिन कोई भी जब उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर आता है, क्योंकि वो एक उसकी विशेष जिज्ञासा रहती है या वो जानना चाहता है कि कोई भृगुनंदी नाड़ी का कोई एक अलग कंसेप्ट मिल जाए। देखिए, मैं हर बार अलग कंसेप्ट नहीं दे सकता, कुछ वीडियो के द्वारा देता हूँ, क्योंकि मैं जो बेसिकली हूँ टीचर हूँ या एक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ जो वैदिक भी पढ़ाता हूँ और भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ाता हूँ न्यूमरोलॉजी के अलावा भी। तो अभी फिलहाल जो मेरा जो मैक्सिमम जो टाइम जा रहा है पढ़ाने में वो भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर जा रहा है। जैसे भी एक दो छात्र मिलते हैं मेरी अपनी कंडीशन रहती है पढ़ाने के हिसाब से ताकि वो आगे चल के अपने जीवन में अच्छा कर सके। हर किसी को भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, उसके लिए खासकर मैं गुरु और शनि का उनके चार्ट में और अपने चार्ट के हिसाब से वो रोल देखता हूँ। ऐसे ही वैदिक पढ़ाते टाइम गुरु और बुध का देखता हूँ। तो आप कह लीजिए कि अगर मैं किसी को वैदिक ज्योतिष या भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं उनका बुध गुरु और शनि मेरे चार्ट के साथ मैच करेगा तो ही मैं पढ़ाता हूँ, अदरवाइज नहीं पढ़ाता हूँ। और मेरी जो फीस है, जो मार्केट के जो रेट्स हैं जो लोग लेते हैं उससे 1/5 है। अगर मान लीजिए कोई वहां पर सिंपल सी बात है, अगर कोई 20,000 रुपया ले रहा है तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आपको 4,000 मेरी फीस होगी। अब वो जो मेरे हिस्से के होंगे या जो मेरे पढ़ाने से अच्छा समझते होंगे वही मुझसे कांटेक्ट करेंगे। कोई मैं अपनी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो आज मैं बताने लगा हूँ चाणक्य नीति और वैदिक ज्योतिष और भृगुनंदी नाड़ी का एक बहुत ही अच्छा योग बताऊंगा। पितृ पक्ष चल रहा है। जब मैंने उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल शुरू किया और सोचा कि मैं एस्ट्रोलॉजी में काम करूंगा, क्योंकि मेरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है कि 40 साल तक मुझे एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान भी नहीं था, हो सकता है रुचि रही हो। और वो कहते हैं कि 45 से 48 के बीच में आपका केतु एक्टिवेट होता है। शायद मेरा 10th भाव का केतु है वो एक्टिवेट हुआ होगा। उसने मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया, लाइफ भी बदला और उसने मुझे ये ज्ञान दिया। फिर मैंने अपने चार्ट से स्टडी करके फिर कुछ गुरुओं के जो मॉडर्न गुरु हैं या जो पुराने गुरु हैं उन सबके पास जाके किसी भी एक विशेष आप कह सकते हैं कंसेप्ट को अपने जो भी मैंने ज्ञान किया था वो पिछले 3 साल में
उसके साथ मैप करने की कोशिश की और उसी बेसिस पे मैं अब पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर रहा, तो मुझे ये स्लाइड्स पे या जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने की वो आदत है। तो अभी भी जब मैं ज्योतिष सिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं पहले उन कुछ नोट्स बना के लेके आता हूँ, और वो मेरी वो एक नेचर है, मैं उसी के हिसाब से आगे चल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के जो चार्ट में आपको बताने लगा हूँ, देखिए हमारे शास्त्रों में, हमारी किताबों में सब जगह लिखा हुआ है एक बात, कि माता पिता और गुरु देव समान होते हैं। अगर आप देवता ना भी माने तो आप मान के चलिए कि देव समान होते हैं। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजी का छात्र होगा या किसी को भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करना है अच्छा, तो उसको ये तीनों को रिस्पेक्ट देनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भी मैं इन तीनों को करता हूं, लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ तो मुझे इस चीज के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देता हूं। और शिक्षा में बुद्धिमत्ता का हमेशा रोल रहा है, रहेगा आने वाले समय में भी। अगर आपको शिक्षा अगर आपको अच्छी करनी है तो आपको बुद्धि का प्रयोग करना होगा, और आपको बुद्धि अच्छी करनी है तो आपको शिक्षा लेनी होगी, यही चीज है। शिक्षा मैं नहीं कहता कि आप किसी यूनिवर्सिटी से लीजिए, शिक्षा में ये नहीं कहता किसी के आश्रम में जाके लीजिए, शिक्षा में ये नहीं कहता किसी के वर्क स्टेशन पे जाके लीजिए। शिक्षा कई प्रकार की हो सकती है, जैसा आपकी कुंडली में लिखा होगा वैसी आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप हो सकता है इंटर्नशिप वाली शिक्षा ग्रहण करें, आप हो सकता है प्रोफेशनली स्किल वाली जो है, मोटर बाइंडिंग है जैसे मैकेनिक वाली है, वो शिक्षा ग्रहण करें। ये भी शिक्षा का है। आपकी टेक्निकल शिक्षा हो सकती है, आपकी थ्योरेटिकल शिक्षा हो सकती है, वो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन जो मेरे साथ जो जुड़ते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, उनके साथ में ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए शिक्षा का हमने ये बोला, तो इसमें हमने बोला कि बुद्धि और शिक्षा दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक को भी छोड़ेंगे तो बुद्धि डेवलप नहीं होगी, तो शिक्षा नहीं आएगी, शिक्षा नहीं करोगे तो बुद्धि डेवलपमेंट नहीं होगी। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें शिक्षा हमेशा लेती रहनी चाहिए। इसी थीम के साथ, इसी बैकग्राउंड के साथ मैं आपके साथ कुछ चार्ट अभी डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं, जिसमें अभी तक मैंने बोला यही है, चाणक्य नीति, वैदिक ज्योतिष और भृगुनंदी नाड़ी को मैं यूज करूंगा। अगर हमें चाणक्य नीति की बेसिकली बात करनी है तो 7 पॉइंट है कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, हमें शिक्षा हमेशा आगे जाके लेती रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हो, कर्म करते रहना है, शिक्षा लेते रहना है। तीसरा अगर पॉइंट हमें देखना है कि हमें अपनी गलतियों से तो सीखना ही सीखना है। हमारे अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि हम दूसरों की गलती से भी सीखें, क्योंकि अगर अपनी गलतियां कर करके सीखेंगे तो उम्र चली जाएगी, ये उम्र थोड़ी पड़ जाएगी। कोई भी काम करते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले उसका अच्छा बुरा विचार कर लीजिए, उसके परिणाम के बारे में सोच लीजिए। अगर इसके साथ साथ ये 4 पॉइंट मैंने बोले हैं, कर्म, शिक्षा, दूसरों की गलतियां, और साथ में बोला है कि कोई भी कार्य करने से पहले आप सोच लेना चाहिए। बचे 3 पॉइंट, हमेशा अपने हालात बदलने की कोशिश करते रहना चाहिए। 5 पॉइंट, छठा पॉइंट है हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी चीज का भय नहीं रखना चाहिए। जब तक भय रखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और लास्ट जो 7th पॉइंट है, हमें कभी भी अपने अतीत में नहीं खोना चाहिए। अतीत से शिक्षा लेके उससे कंक्लूजन, इन्फ्रेंस जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लेके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे पास कोई चाणक्य जी का, आचार्य चाणक्य जी का चार्ट नहीं है। जैसा भी मेरे रिसोर्सेज थे, जैसा मेरी बुद्धि थी, आप कुछ लोग अच्छी कह सकते हैं, कुछ लोग बुरी कह सकते हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये चार्ट बनाया। मैं इनको चाणक्य जी का चार्ट लेता हूँ। क्यों लेता हूं, सबसे पहले आपको कारण बता देता हूं कि 12 नंबर का लगन है। 12 नंबर का लगन जो है वो गुरु तो का है, और वो गुरु भी साधुओं जैसा, जो साधुओं जैसे कपड़े भी पहनता है, साधुओं जैसी शिक्षा भी देता है। हाँ, वो स्ट्रिक्ट टीचर भी हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बुद्ध है वो यहाँ पर
आप लगन में बैठा है, उनमें इंटेलिजेंस और जो ज्ञान है, जो विजडम है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्योंकि अगर यहाँ पर बुध नीच के हैं तो वो थोड़ी सी शक्ति से वो अपने ज्ञान को जब भी देंगे तो वो शक्ति से थोड़ी सख्ताई कर सकते हैं, या उनके विचारों में थोड़ी कठोरता हो सकती है। ये इस चीज का योग है। और इसके अलावा जो मैं देख पाया हूं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि चाणक्य योग, जब भी लगन से छठे, आठवें, 12वें में कोई ग्रह होगा तो वो चाणक्य योग बन सकता है। चाणक्य योग मतलब वो बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी में भी जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वो हो जाते हैं, जिनका मैं आपको नाम ले रहा हूं कि बुध, गुरु, शुक्र और केतु। इनके चार्ट में अगर आप देखेंगे, लगन का होने से, लगन का स्वामी जो होने से वो बुध की करेक्टरिस्टिक भी आ गई और वो छठे भाव में है। साथ में ये वक्री भी है, तो ये जैसा हम भृगुनंदी नाड़ी में कहते हैं मार्स और जो यहाँ पर जुपिटर है, दोनों वक्री हैं। ये बुध के साथ डायरेक्टली ऑलवेज कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो कि जुपिटर और बुध का कॉम्बिनेशन जातक को इंटेलिजेंट बनाता है। जुपिटर और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है जातक को बहुत मेहनती और एग्रेसिव बनाता है। और केतु के साथ अगर इनकी करेक्टरिस्टिक निकल जाए तो वो कुछ भी अपनी चीज को, ज्ञान को किसी भी लेवल तक खत्म करने के लिए, क्योंकि सिक्स्थ भाव से शत्रुओं का भाव है, रोग रिपुरण का है, 6 प्रकार की जो बुराइयां हैं उन सबको खत्म करने के लिए यहाँ पर उस जातक का लगन अगर का लग्नेश ही आके बैठ गया तो वो उनको खत्म करेगा। साथ में बहुत सारे आपको किताबों में पढ़ने को मिला होगा, आप मानते भी होंगे, मानते रहिए, बहुत अच्छा। बट मैं गुरु को छठे भाव में कुछ स्पेशल केसेस में अच्छा लेता हूं कि वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। गुरु छठे भाव में तब बढ़िया रिजल्ट देता है तब वो अपने मित्र स्व राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, और कम से कम 2 अच्छे प्लैनेट उसको वहां पर देख ले। तो यहाँ पर सूर्य और बुध उसको देखने से वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और चाणक्य की जो करेक्टरिस्टिक थी, वो इंटेलिजेंट थे, वो हार्ड वर्किंग थे, और वो अग्रेसिव भी थे, और उनके पास हर चीज का जो नॉलेज थी वो केतु से। और साथ में जो एक्सपेंशन था वो राहु की वजह से, वीनस राहु जो है वो जो एक एक्सपेंशन देता है, वो चीज उनका बहुत ही नाम था, ट्रेवल किया था। और उनके पास एक अलग टाइप की, जो आप कहेंगे जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो जो जो उनके राजा थे, तो उन राजा के बच्चे को भी जब होने वाला था तो वहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, उन्होंने उसको भी बचा लिया था। जैसे कि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, तो आप कह सकते हैं कि उनके पास भी थी। तो इसी उसी बचाने के दौरान उनका जो राजा के लड़के का नाम भी बिंदुसार पड़ा। तो अभी मुझे क्योंकि स्टोरी में नहीं जाना है, मैंने सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर जुपिटर छठे भाव में हो और चाणक्य योग बन रहा हो तो यहाँ पर गुरु अच्छा रोल देगा। दूसरी बात, अब मैं क्योंकि यहाँ पर इस चार्ट पे भृगुनंदी नाड़ी भी लगाता हूँ, अगर अगर भृगुनंदी नाड़ी हम लगाते हैं तो वहां पर हम 159 का ट्राइन लेंगे, 159 का ट्राइन त्रिकोण लेंगे, वहां पर जुपिटर जो है मून के साथ है। तो ऐसे जातकों का जो नेम फेम है वो उनको जन्म स्थान छोड़ने के बाद ही मिलता है। तो ऑब्वियसली ये भी कहीं और से आए होंगे और इनका जन्म स्थान से दूर आया होगा, तभी इनका बना है ये योग। दूसरी बात, फिर आते हैं वैदिक के ऊपर, क्योंकि आज का जो विषय है वो मेन वैदिक के ऊपर है। और वैदिक में D9 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि राशि चार्ट जो है वो पेड़ है और पेड़ पे जो फल लगता है वो D9 चार्ट है। D9 चार्ट में भी जाके आप देखेंगे तो शुक्र जो है गुरु के साथ बैठ गया और ट्राइन में सूर्य और चंद्र भी हैं। ये हर प्रकार से उनको बढ़िया रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। और जुपिटर की जो आप कह सकते हैं कि जो दृष्टि है D9 से, अगर कुछ लोग लेते हैं D9 की दृष्टियां, कुछ लोग नहीं लेते हैं, उसका डिबेट का विषय नहीं है यहाँ पर।
और अगर यहाँ पर उसकी दृष्टि लगन को पड़ रही है, अगर रेट्रोगेट, अगर D1 चार्ट में भी जाएंगे, राशि चार्ट में भी जुपिटर रेट्रोगेट है, वो भी लगन को देखेगा। जब कभी भी लग्नेश लगन को देख लेता है तो वैसे ही मजबूत हो जाता है। तीसरी जो बात यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम पंचांग देखते हैं, जब भी जातक पैदा होता है वो किन नक्षत्र में या किस दिन, किस वार, किस योग, किस करण, किस होरा में पैदा हुआ, इनके जो आचार्य चाणक्य के जो मैंने इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, देखिए इनका बुधवार का जन्म है, बुधवार की एनर्जी है और बुध के ही होरा में है। तो पूरी की पूरी जो शिक्षा से संबंधित या इंटेलिजेंस से संबंधित भरपूर योग है। हाँ, ये अलग है कि इनकी जो तिथि थी, उस दिन तिथि लॉर्ड गुरु बनते हैं, तो फाइनली इनको तिथि का भी जो ब्लेसिंग मिलनी थी उसके लॉर्ड की, वो भी मिली, क्योंकि ये प्लैनेट ऑलरेडी मैंने कहा कि बुध, गुरु, शुक्र और केतु बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं चाणक्य जैसी नीति पे काम करने के लिए। और ऐसे जातक जिसका छठे भाव में अगर गुरु हो तो वो जातक बीमार भी कम होता है और वो प्रोग्रेस भी करता है और वो बड़े आराम से अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। तो और पॉइंट मैं गुरु के नहीं करूंगा, एक और चार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं जो कि आज के डेट में आप लोग ये कह सकते हैं, मैं बगैर नाम ले, अगर जो समझदार होंगे, जो एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको पता चल जाएगा इनका किनका चार्ट है। देखिए 12 नंबर के जो चार्ट और 6 नंबर के चार्ट में पहला फर्क, 12 नंबर का जो है वो गुरु है, वो दूसरों के लिए जीवन ज्यादा करता है। 6 नंबर का कहीं ना कहीं वो मेटेरियलिस्टिक लगन हो जाता है। मेटेरियलिस्टिक का मतलब क्या है, उसमें स्वयं का भी रोल हो जाता है, खुद के लिए भी वो कुछ करता है। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि चाणक्य नीति के हिसाब से जो बुध का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो बुध का इन्वॉल्वमेंट कब होगा, जब 3 नंबर का लगन होगा, 6 नंबर का होगा, या जो जो बुध है वो गुरु की राशि में बैठा होगा 9 नंबर और 12 नंबर राशि में। तो इस प्रकार से ये चीजें आप देख सकते हैं। जो चीजें उस टाइम के चाणक्य के चार्ट में लगी, वही चीजें यहाँ पर भी आपको लगती हुई दिखाई देंगी। देखिए लगन से छठे, 8वें और 12वें भाव में यहाँ पर ग्रह बैठेंगे। शनि अपनी ही राशि में है, चंद्र जो आप कह सकते हैं कि मंगल की राशि में हो, तो ये मैं तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से काम करता हूं, वो कई प्रकार के धन देता है, कई प्रकार के धन देता है। मंगल और चंद्र इकट्ठे बैठे हों, चंद्र मंगल की राशि में बैठा हो, और या मंगल जो चंद्र की राशि में बैठा हो, चंद्र मंगल की में और मंगल चंद्र की में, तो यहाँ पर एक एक्सचेंज भी है, तो ये और प्रोमिनेंट हो जाता है। कई प्रकार से धन आता है, पता ही नहीं होता कि कितने प्रकार से आता है। ऐसा होगा ये जातक के, जो भी आप समझ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि जो गुरु है वो रेट्रोगेट होके चंद्र के साथ आएगा, तो इनका जहां का भी जन्म स्थान होगा, इनको तरक्की, इनका नेम फेम दुनिया या ये हिंदुस्तान, ये देश इनको तभी जानने लगा जब इन्होंने अपना जन्म स्थान छोड़ दिया। और वो छोड़ने का मतलब भी होता है कि 400-500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से ऊपर वहां की हवा, पानी, सब कुछ, रहन सहन बदल जाता है। चाहे वो हम जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं उसी को फॉलो करते हैं। और यही सब चीजें आपको यहाँ पर इनके D9 चार्ट में भी दिखेंगी। D9 चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो इनका जो चार्ट है, इसमें बुध जो गुरु है रेट्रोगेट होके मरकरी के साथ हो रहा है, इंटेलिजेंट। और दूसरा अगर यहाँ पे इसके साथ आएगा तो ये इसके साथ 5-9-1 में बैठने के बाद जुपिटर, मून, मरकरी, केतु का कॉम्बिनेशन फिर बन जाएगा। लास्ट बात, और क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसको छोटा रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप आगे हमसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो इनका जो जन्म है वो अगेन बुधवार का है, और होरा जो है वो चंद्र का है। पिछले चार्ट में जो आपने देखा होगा बुधवार का जन्म है और बुध का ही हो रहा है। यहाँ पर जो बुधवार का जन्म है और चंद्र का हो रहा है, इसलिए इनके
इंटेलिजेंस में बदलाव होता रहेगा, उनकी इंटेलिजेंस में बदलाव नहीं होगा। कह दिया तो कह दिया। इनकी में कुछ बातें इनको बदलनी पड़ सकती, पहले कुछ और कहा हो, बाद में कुछ और कहा हो, सर्कमस्टांसेस कुछ और हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज आपके साथ दोस्तों आचार्य चाणक्य नीति वैदिक ज्योतिष से और भृगुनंदी नाड़ी से करने की कोशिश की। अगर एक और इसमें चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी शनि और मंगल का आमने सामने, क्योंकि सैटर्न अगर यहाँ बैठेगा और मार्स के आगे जाएगा तो प्रोमिनेंटली जो है, अगर ये जातक मंगल को अपनाएंगे तो इनका प्रोफेशन बढ़िया होता जाएगा और इनकी जो है करेक्टरिस्टिक जो है एक तरह से मेहनत करने वाली, जो कि मंगल जो है सेनापति है और वो बहुत मेहनत कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, वैसी ही है। तो इसके साथ दोस्तों आपसे इजाजत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक बार फिर रिक्वेस्ट पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको और कुछ इस तरह की चीजें सीखनी है तो आप उन्नति एस्ट्रो वाला से जुड़ भी सकते हैं। जय श्री राम।